हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर एम.एस. खान। कैसे हैं आप सब? चलिए फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है ससेप्टिबिलिटी। इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर्स में हमने आपको बताया है कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर के चैप्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है मैग्नेट से। मैग्नेट का बहुत सारा रूप है, शेप है। बार मैग्नेट को हम लोगों ने देखा कि अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेट है और वो ह्यूज बार मैग्नेट के रूप में रिप्रेजेंट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के सरफेस पे है वो 10⁻⁵ टेस्ला 10⁻⁵ टेस्ला है। कुछ टर्म्स और हैं जिसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मटेरियल्स को हम लोग जब रखते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को, चाहे वो एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, मरकरी हो, नाइट्रोजन हो या और भी सब्सटेंसेस हो, उसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो एलिमेंट्स को रखा जा रहा है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। अब उसमें से कोई इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, कोई टाइम लेता है अपने आप को मैग्नेट में बदलने में, तो उसी सब प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ टर्म है जिसको यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बता दिया था कि परमिबिलिटी क्या होता है किसी भी मीडियम का, किसी भी सब्सटेंस का, और रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है। आज जो बात कर रहे हैं वो है ससेप्टिबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट, इसको साई कहते हैं और साई सिंबल जो है वो ससेप्टिबिलिटी को शो कर रहा है। और ये ससेप्टिबिलिटी बताता है कि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को, किसी मटेरियल्स को, किसी एलिमेंट्स को अगर आप रखेंगे तो वो कितना जल्दी अपने आप को मैग्नेटाइज कर लेता है। इस डिग्री को, यानी डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम लोग ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। यानी ससेप्टिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है कि अगर सपोज करो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हम लोग आयरन का नेल रखते हैं, ठीक है, और स्टील का कुछ एलिमेंट रखते हैं। देखते क्या है, 2 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद दोनों को जब निकालेंगे तो जो मैग्नेटाइज हो रहा है जल्दी, वो यहाँ पर आयरन हो रहा है। तो ससेप्टिबिलिटी जो है वही डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन को शो करता है कि कितना जल्दी कोई मैग्नेटाइज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मटेरियल जिसको आप रख रहे हैं उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो जाता है। ससेप्टिबिलिटी, अब हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें, उसके एलिमेंट्स की बात करें तो 3 भागों में बटा हुआ है स्टूडेंट्स। ये पहला जो है डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, दूसरा पैरामैग्नेटिक और तीसरा जो है यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक। तो ये जो 3 तरह का डिफरेंट मटेरियल्स है, इसके एग्जांपल्स जो है, आप जो भी एलिमेंट्स आप ले लीजिए, उसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी अपने आप को मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और इसका जो रिलेटिव परमिबिलिटी है, इसका जो ससेप्टिबिलिटी है, वो यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है। रिलेटिव परमिबिलिटी का मतलब हुआ कि किसी मीडियम में किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज होता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग उसकी परमिबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कितना जल्दी वो मैग्नेटाइज हो जाता है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वो यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, अगर डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है उसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, डाईमैग्नेटिक में अगर हम लोग देखें तो एंटीमनी है, बिस्मथ है, कॉपर है, लेड है, गोल्ड है, डायमंड है, ये सब डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। सुपर कंडक्टर की बात करें तो ये भी एक डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स है और उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। और उसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी है, जिसको μr से शो करते हैं स्टूडेंट्स, ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो रिलेटिव परमिबिलिटी है μr, वो लेस देन 1 होता है। और अगर ये लेस देन 1 होता है तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होगा डाईमैग्नेटिक का, वो यहाँ पर नेगेटिव होगा। और दूसरा जो पैरामैग्नेटिक है, जिसमें एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, क्रोमियम है, इस तरह का जो है एलिमेंट्स जो है अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। और उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करें, किसका, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो अभी हम लोग कह रहे थे कि एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो यहाँ पर मोर देन 1 है,
ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो यहाँ पॉजिटिव होगा। और ये बता रहा है कि जितना ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू होगा वो उतना ईजिली जो है मैग्नेटाइज हो जाता है, वो उतना जल्दी क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है, अपने आप को मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो ससेप्टिबिलिटी जिसका ज़्यादा होगा, मोर पॉजिटिव होगा, तो वो उतना जल्दी मैग्नेटाइज होता है। तो यहाँ पर अब आप देखें कि तीसरा जो मटेरियल्स है वो फेरोमैग्नेटिक है और इसका जो रिलेटिव परमीबिलिटी है वो सबसे अधिक होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में अगर हम देखें उसका रिलेटिव परमीबिलिटी तो बाकी पारा और डाई से अधिक होता है और ये बहुत ज़्यादा वैल्यू के साथ होता है। तो ससेप्टिबिलिटी भी अगर हम देखें जब म्यू आर ग्रेटर है 1 से और तब ससेप्टिबिलिटी अगर देखें फेरोमैग्नेटिक का तो वो भी मोर पॉजिटिव होगा, यानी पैरामैग्नेटिक की तरह ही है, लेकिन जो ससेप्टिबिलिटी है उसका वैल्यू उस पैरामैग्नेटिक से ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा मोर पॉजिटिव है। और फेरोमैग्नेटिक में अगर हम एग्जांपल देखें तो आयरन है, बहुत ही जो है हर जगह पे ये आयरन चारों तरफ आपको मिल जाता है, आपके घर में मिल जाएगा। तो आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और सॉफ्ट आयरन जो है ये बहुत जल्दी जो है क्या करता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी मोर पॉजिटिव है देन पैरामैग्नेटिक और सबसे अधिक इसका ससेप्टिबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक का। अगर आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सब फेरोमैग्नेटिक में आता है तो उसके लिए म्यू आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर 1 है और यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी उसका मोर पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से ससेप्टिबिलिटी को आपने यहाँ पर समझा। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक लॉ है जो क्यूरी लॉ है, क्यूरी लॉ कहलाता है, क्यूरी ने इसको बताया और वो रिलेशन टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी के बीच में है और वो रिलेशन ये है कि ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू जो है टेम्परेचर के साथ घटता है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा तो ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू घटेगा और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का वो डिक्रीज़ करेगा। यानी अगर मैग्नेट है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कोई है, आयरन है और वो मैग्नेटाइज हो गया है, लेकिन अब उसको हम लोग हीट करते हैं, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो लॉस होता जाता है, धीरे धीरे घटता जाता है, या हम यूँ कहें कि उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स के बढ़ने से ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो उम्मीद है यहाँ पर जो लॉ है क्यूरी लॉ उसको अगर हम देखें तो यहाँ ससेप्टिबिलिटी एक्स टाइप का है, आपको ये साइग मैंने कहा है और वो 1/t के बराबर। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये ससेप्टिबिलिटी किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स के। यानी हम लोग फेरोमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक में चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर्स के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल्स पे तो डिपेंड करता ही है, ये टेम्परेचर्स पे भी डिपेंड करता है। यानी फेरोमैग्नेटिक को अगर हीट कर देंगे तो वो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी है यहाँ क्यूरी लॉ के अनुसार ये बताया गया कि मैग्नेटाइजिंग जो प्रॉपर्टी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है टेम्परेचर्स के बढ़ने से घटता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है, और वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर जाता है। क्यों लॉस कर जाता है, क्योंकि अब जो भी मैग्नेट है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को जो फेरोमैग्नेटिक के रूप में मान लो आयरन को रखते हैं, तो आयरन एक एलिमेंट है, एक सब्सटेंस में बहुत सारा एटम होता है, तो इसका जो एटम है जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो इस तरह से अरेंज होता है, जिसको डोमेन कहते हैं। और अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी पहले जब ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो एज ये आयरन के रूप में काम कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ ये आयरन था। लेकिन ये जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है, यानी ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये शो करता है। और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको आप फेरोमैग्नेटिक को या पारा या डाई को रखेंगे तो वो मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। यहाँ पर क्यों करने लगेगा ये हम आपको बता रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो उसके अंदर का जो एटम का अरेंजमेंट है वो रैंडमली होता है,
लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो एटम है रेंडमली जो अरेंज है वो एक लीनियर जो है शेप में चला जाता है, उसका एटम एक लाइन में आ जाता है और उसे डोमेन कहते हैं। तो डोमेन की वजह से ही कोई भी एलिमेंट्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज होता है और वो अपने आप को मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर आयरन एक एलिमेंट है, एक मेटल के रूप में है और ये एक मैग्नेट की तरफ काम करेगा जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। और इसका हम लोग अभी आप बात कर रहे थे ससेप्टिबिलिटी बहुत अधिक होता है और अधिक होने की वजह से जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं इसको तो ये तुरंत जो है अपने आप को मैग्नेट में बदल लेता है। और मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये आयरन नेल भी जो है बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेता है। तो इस तरह से कोई भी मटेरियल्स मैग्नेटाइज हो सकता है अगर उसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये H जो है और ये यहाँ पर B, इसको I से भी शो कर रहे हैं, ये आपका H मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहलाता है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स है और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। मतलब ये हुआ कि किसी मटेरियल्स को अगर आप रखते हैं इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं अगर आप इसको H से शो कर रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसको I से या B से शो कर रहे हैं, तो देखते क्या है कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है और इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो गेन कर रहा है उसकी वजह से जो उसकी इंटेंसिटी होगा मैग्नेटाइजेशन का वो डिपेंड करेगा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और जितना ज़्यादा इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा उस तरह से इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज करेगा। तो डियर स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को अगर हम यहाँ पर हटा करके इस तरह से लिखें कि ये जो B है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो यहाँ पर B है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, H। B या I दोनों में से कोई लिख सकते हैं। और B इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर म्यू H आता है। इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को यानी कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक को रखिएगा तो वो उतना तेज़ी से वो क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का वो उसके प्रोपोर्शनल होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, जिसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स H से शो हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन B या I से हो रहा है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, और जो कि यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। अब इसी तरह से कुछ टर्म्स और भी हैं जिसको आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। देखते क्या है कि कुछ बहुत जल्दी अपने आप को मैग्नेट में बदल लेता है, और अगर अपने आप को चेंज कर लेता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है तब, लेकिन जैसे ही हटा लेते हैं तो फिर वो अपने आप को जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था वो धीरे धीरे लॉस हो जाता है। तो जितना जल्दी कोई मैग्नेटाइज हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, बाहर लाने पर वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो एक ऐसा प्रॉपर्टी किसी मैग्नेटिक मटेरियल का जो अपने आप को क्या कर ले, मैग्नेटाइज कर ले, इसे हम रिटेंटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी जो है आयरन का इज मोर देन स्टील, याद रखिएगा। तो रिटेंटिविटी का मतलब हुआ कि ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बहुत जल्दी क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी अपने आप को मैग्नेट में बदल लेता है। लेकिन जैसे ही इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हटाते हैं तो वो अपने आप को डीमैग्नेटाइज। तो जो रिटेंटिविटी होगा आयरन का वो
बहुत अधिक होता है। स्टील की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्टील के लिए अब अगर हम लोग देखेंगे तो कोएरिसिविटी आता है, एक और टर्म आता है कोएरिसिविटी। तो कोएरिसिविटी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन टाइम लगेगा, उसके मैग्नेटाइज होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। यानी उसका जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अनुसार तो चेंज करेगा ही, लेकिन उसकी जो टाइम है रिटेन करने का, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन करने का, वो ज़्यादा है। और अगर वो मैग्नेटाइज हो जाता है तो डीमैग्नेटाइज होने में भी काफ़ी समय लगता है। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कोएरिसिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है किसी भी मैग्नेटिक एलिमेंट्स में वो देर से आता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कोएरिसिविटी कहते हैं। तो स्टील जो है इसको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो स्लोली मैग्नेटाइज होगा, और अगर ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो फिर ये स्लोली डीमैग्नेटाइज या जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोएरिसिविटी ऑफ स्टील, यहीं पर से लिख देते हैं, ऑफ स्टील क्या होगा, इज मोर देन आयरन। तो आयरन से कोएरिसिविटी जो है वो यहाँ पर स्टील का अधिक है, और जिसका कोएरिसिविटी अधिक है उसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट के रूप में बदल सकते हैं। तो कोएरिसिविटी भी जिसका हायर होगा उसको हम लोग परमानेंट की तरफ ले जा सकते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो स्टील का इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट मैग्नेट का अगर आप चाहते हैं बनाना तो अल्निको का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। हार्ड मैग्नेट के रूप में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट आयरन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे सॉफ्ट मैग्नेट के रूप में काम करता है। तो सॉफ्ट मैग्नेट जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, और फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हटा लेंगे तो वो तुरंत अपने आप को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर लेगा, यानी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो बात समझ गए होंगे आप स्टूडेंट्स की रिटेंटिविटी आयरन का अधिक होता है स्टील से, और कोएरिसिविटी जो है स्टील का अधिक होता है आयरन से। और एक लूप होता है जो रिटेंटिविटी और कोएरिसिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हिस्टैरिसीस लूप कहा जाता है। तो एक हिस्टैरिसीस लूप जो है या कर्व भी कहते हैं, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये वाला आई है, और ये जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इसको जो है ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर ओरिजिन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है तो वो मैग्नेटाइज नहीं होगा, मैग्नेटिक जो एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। लेकिन अब आप इसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख रहे हैं तो ये इस तरह से मैग्नेटाइज होता है। और फिर जब बात कर लेंगे तो इस तरह से ये डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है। तो एक लूप बनता है और जो रिप्रेजेंट करता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसी मैग्नेटिक मटेरियल का वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर ही डिपेंड करता है। और इस तरह से कोई मैग्नेटिक मटेरियल इन दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव में भी है और निगेटिव में भी ये हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा लूप जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के रिटेंटिविटी और कोएरिसिविटी को, या एक ऐसा लूप जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो उस लूप को हम लोग हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। और यहाँ पर आयरन का जो हिस्टैरिसीस लूप है उसका जो है लूप लॉन्ग होता है, और जो है कहा जाए कि उसका एरिया कम होता है। लेकिन स्टील का जो है वो यहाँ पर हिस्टैरिसीस लूप वो बोल्ड होता है, उसका एरिया अधिक होता है। याद रखेंगे कि आयरन का जो हिस्टैरिसीस लूप होगा वो लॉन्ग तो होगा लेकिन थीन होगा इस तरह से। लेकिन अगर हम बात कर लें किसका, स्टील का, तो इस तरह से ये स्टील का हिस्टैरिसीस लूप दिखता है। तो स्टूडेंट ये स्टील का है और ये वाला आयरन का है। तो इससे ये पता चलता है कि इसकी रिटेंटिविटी जो है अधिक है आयरन का, और इसका कोएरिसिविटी जो है वो अधिक है। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के
बीच के रिलेशन को देखें तो जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो बढ़ेगा और वो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में जब करंट को अप्लाई कर देंगे तो फिर ये नेगेटिव के साथ चला जाएगा। तो अभी सिर्फ ये याद रखना है, जो क्वेश्चंस पूछेगा कि आयरन और स्टील में रिटेंटिविटी अधिक किसका होता है, तो आयरन का होता है। कोएरिसिविटी किसका अधिक होता है, तो यहाँ पर स्टील का होता है। परमानेंट मैग्नेट किसको बना सकते हैं, सॉफ्ट आयरन को या स्टील को, तो यहाँ पर स्टील को परमानेंट आयरन के रूप में बनाया जा सकता है क्योंकि इसकी कोएरिसिविटी जो है वो यहाँ पर अधिक है। तो हम लोग जो मटेरियल्स पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ पढ़े होंगे आप मैग्नेटिक एलिमेंट्स, जिसमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक आता है, उन सब का अपना अपना जो है हिस्टैरिसीस लूप होगा। लेकिन जो हिस्टैरिसीस लूप की बात करें वो मेनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए आता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में यूज़ होता है, यहाँ परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज़ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग परमानेंट मैग्नेट जो है, हार्ड मैग्नेट जो है अल्निको से बना सकते हैं। एलवाई है ये एल्युमिनियम का, आयरन का इस तरह से। तो और आयरन जो है वो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन, जिसको हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं लेकिन परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते। तो जिस तरह से परमानेंट मैग्नेट की बात करें या हार्ड मैग्नेट की बात करें, आप अपने टेप रिकॉर्डर में देख सकते हैं कि हार्ड मैग्नेट लगा होता है। स्पीकर में देखिएगा तो हार्ड मैग्नेट लगा होता है, ये एलवाई होता है और ये परमानेंट मैग्नेट के रूप में बनाया जाता है, जो यहाँ पर एलवाई के रूप में अल्निको कहलाता है। और भी है 2-4 जिसको आप यहाँ पर समझेंगे कि इन सब का परमानेंट मैग्नेट से हार्ड मैग्नेट के रूप में यूज़ किया जाता है डिफरेंट जगहों पर। क्लासिफिकेशन ऑफ अगर हम लोग बात कर लें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल या एलिमेंट्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, बता भी दिए हैं, आधा तो बता ही दिया। डायमैग्नेटिक एलिमेंट या मटेरियल्स, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये मैग्नेट है तो इसका जो ये रीजन है और इसका ये रीजन स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के पास अगर किसी एलिमेंट्स को, किसी मटेरियल्स को ले जाएंगे और ये रिपेल अगर होता है, रिपेल्ड होता है, तो ये जो है आपका स्पेसिमेन जिसको कह रहे हैं आप, वो यहाँ पर डायमैग्नेटिक है। तो ये डायमैग्नेटिक है अगर इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो, रिपेल हो, यानी ये रिपेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। कौन, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ पर रिपेल करता है। और अगर इसमें हम लोग देखें कि जब ये रिपेल करता है, ठीक है, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसके बीच में अगर रख देते हैं मैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक के फॉर्म में, डायमैग्नेटिक में वाटर भी आता है, तो अगर आप नॉर्थ साउथ के बीच में अगर वाटर रखते हैं तो देखते क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जा रहा है, रिपेल्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो ये कैसा हो जाएगा, डीप हो जाएगा इसमें, इस तरह से। क्यों, क्योंकि ये भागेगा कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से किधर जाएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड। कौन जा रहा है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में ये भी याद रखेंगे कि मैग्नेट का जो, उस मैग्नेटिक मटेरियल का जो स्पेसिमेन है, अगर उसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखेंगे तो ये यहाँ पर अगर जा रहा है तो ये दूर भागेगा, ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और इससे ये मैग्नेटिक फील्ड में जब रख दिया जाए तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्या हो रहा है, आउट साइड से क्रॉस कर जाता है। अगर यहाँ पर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स यूज़ करें, डायमैग्नेटिक का एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे डायमंड है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, कॉपर है, वाटर है, अल्कोहल है, ये सब जो है
डाई मैग्नेटिक मटेरियल है। एक चीज़ और यहाँ पर देखते चलें, डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है डाईमैग्नेटिक का, वो यहाँ पर ये कहता है कि अगर वाटर इस ट्यूब में डालते हैं और इसके ये नॉर्थ और साउथ को शो करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं वाटर, देखते क्या है कि ये नॉर्थ और साउथ पोल से यानी मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, दूर भागेगा, तो ये कंप्रेस्ड होगा, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागने का मतलब क्या हुआ, कंप्रेस्ड होगा। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा ये सभी के सभी डाई मैग्नेटिक मटेरियल है। डाई मैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा है, दूर जाता है, यानी वो रिपेल होता है। इसको हम लोग डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमने बार बार कहा है कि वाटर यहाँ पर डाई मैग्नेटिक मटेरियल है, और जितने सारे नोबेल जो आपका एलिमेंट है, जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, ये सब भी डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स में आता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि ये सुपर कंडक्टर जो हम लोग कहते हैं, ये सुपर कंडक्टर भी एक डाई मैग्नेटिक मटेरियल से ही बनता है। तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल से इसलिए बनता है क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाता है। लो टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो एक सुपर कंडक्टर जो आपके कंप्यूटर्स में जहाँ पर करंट को बहुत फास्टली जो है रन कराया जाए, तो उसके लिए आपको ये कंडक्टर, जिसे हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं, वो यूज़ करना पड़ेगा। और सुपर कंडक्टर का जो रिलेटिव परमिबिलिटी है म्यू आर, वो ज़ीरो होता है। और रिलेटिव परमिबिलिटी अगर ज़ीरो है तो इस रिलेशन को अगर देखिएगा तो 1 प्लस साई है। तो अगर ये ज़ीरो है तो इसको इधर लाइएगा तो साई इज इक्वल टू -1, यानी सुपर कंडक्टर का ससेप्टिबिलिटी वैल्यू जो है, याद रखेंगे स्टूडेंट, वो -1 होता है। तो सुपर कंडक्टर आज की डेट में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और इस वजह से ही हम लोग अपने मोबाइल्स को यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से और बहुत कम करंट पर ऑपरेट हो जाता है। यानी जो जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर वो वायर हीट होगा, और जहाँ रेजिस्टेंस नहीं होगा वो हीट जनरेट नहीं करेगा। इस वजह से ही करंट जब भी कहीं भी फ्लो करता है वायर के थ्रू तो वो गर्म होता है। लेकिन यहाँ जो सुपर कंडक्टर गर्म इसलिए होता है क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पर है, और यहाँ इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जा रहा है। तो ज़ीरो कब होगा सुपर कंडक्टर में, जब उसके टेम्परेचर्स को घटाएंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट, शायद 4.2 जो है केल्विन पर मरकरी जो है एक सुपर कंडक्टर के रूप में काम करता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में हम लोगों ने पढ़ा कि डाई मैग्नेटिक में क्या होता है। अब पारा मैग्नेटिक को देखिए, पारा मैग्नेटिक मटेरियल्स, पारा मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो पारा मैग्नेटिक एलिमेंट्स जस्ट जो है डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स का क्या होगा, उल्टा होगा। यानी यहाँ पर कोई मैग्नेट है और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग होगा, और कोई यहाँ पर एक स्पेसिमेन रखा जिसको पारा बोल रहे हैं, तो पारा मैग्नेटिक मटेरियल ये कब कहलाएगा, जब ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी यहाँ पर लिख रहे हैं क्या कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो ये जो अट्रैक्ट होगा वो पारा मैग्नेटिक कहलाता है। और यहाँ पे एल्युमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम की बात करें तो यहाँ पर ये पारा मैग्नेटिक होता है। और इसकी हमने रिलेटिव परमिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पूछेगा कि पारा मैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिबिलिटी का वैल्यू क्या होता है। तो इस पर आपको हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि यूट्यूब अगर यहाँ पर है, यू टाइप का एक ट्यूब ले लिया और इसमें हम लोग पारा मैग्नेटिक मटेरियल्स को भर दें तो पारा मैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर हम लोग यहाँ पर भरेंगे तो ये फिर क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये एक्सपेंड करेगा, ऊपर की ओर ये फ्लो करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये पारा मैग्नेटिक है। तो यहाँ पर पारा मैग्नेटिक क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा है। तो जितने सारे पारा मैग्नेटिक है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खिंचा जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा।
ठीक है। मैग्नेट है और आयरन की बात करें तो आयरन देखिएगा मैग्नेट की तरफ खिंचा जाता है, तो आयरन भी शो कर रहा है कि वो अट्रैक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो वो फेरोमैग्नेटिक है। लेकिन पैरामैग्नेटिक जो है उस आयरन से जो है वीकली जो है अट्रैक्ट होता है। आयरन बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो फेरोमैग्नेटिक कहलाता है, और वीकली अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, वो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक में क्या है क्या कि अगर इधर पोल बना दिया नॉर्थ साउथ, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई भी पैरामैग्नेटिक अगर रखिएगा तो ये किधर जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर इस तरह का पहाड़ जो है आपको बनता हुआ दिखेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पे जा कर के जम जाएगा। और ये दूर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वीक, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसको पैरामैग्नेटिक कह रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है मैग्नेटिक पोल्स के जरिए, और वहाँ पर उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, इसलिए वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है। डियर स्टूडेंट, समझ गए। एक चीज़ और समझिए कि कोई भी पैरामैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक लाइन है, अगर हम लोग यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल देखें और ये पैरामैग्नेटिक है, तो इसका जो है अगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके लाइन में ही, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लाइन पर ही जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास करता है, यानी इनसाइड द स्पेसिमेन जो है अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वो क्रॉस करेगा, ठीक है। आउटसाइड में अगर हम लोग देख रहे थे तो वो डायमैग्नेटिक था, इनसाइड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रहा है वो पैरा मैग्नेटिक कहलाता है। फेरोमैग्नेटिक जस्ट लाइक ए पैरामैग्नेटिक है, और इसको भी थोड़ा समझ ही लेते हैं। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल लिख सकते हैं, निकेल है, ये सब जो है आपका गोडोलिनियम भी आता है इसी में, तो ये सब फेरोमैग्नेटिक है, और ये स्ट्रांगली जो है मैग्नेटाइज होता है। क्या होता है, स्ट्रांगली। ये एक स्पेसिमेन है जिसको फेरोमैग्नेटिक कह रहे हैं, मान लो आयरन है यहाँ पे, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली जो है मैग्नेट से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो पारा भी अट्रैक्ट करेगा, फेरो भी, लेकिन फेरो पारा से ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, जो यहाँ पर मैग्नेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें जो स्पेसिमेन है वो इसके एकदम इनसाइड से पास करेगा, क्रॉस तो नहीं करेगा लेकिन ये इनसाइड पास करेगा, पैरेलल रहेगा एक दूसरे के, और जो प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक का वही यहाँ पर है। फेरोमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी पारा से अधिक होता है, उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी फेरो का पारा से अधिक होता है। इस पे भी हम लोगों ने बात किया है, आप इसकी वीडियो को अभी के अभी इसी वाले में आपको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, याद ज़रूर कर लीजिएगा कि रिलेटिव परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक का, पारा का और डाई का क्या होता है। उसी तरह से ससेप्टिबिलिटी का भी वैल्यू आपको यहाँ पर देखना चाहिए। फेरोमैग्नेटिक में जो आयरन है ये सॉफ्ट है और हार्ड है। सॉफ्ट आयरन का रिटेंटिविटी, कोहेसिविटी और हिस्टेसिस लो, लॉस ऑफ हिस्टेसिस लो, ये अधिक होता है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, रिटेंटिविटी, कोहेसिविटी और लॉस ऑफ हिस्टेसिस लो किसका, सॉफ्ट आयरन का अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन हार्ड मैग्नेट की बात करेंगे तो उसकी रिटेंटिविटी, उसका जो है आपका कोहेसिविटी और लॉस ऑफ हिस्टेसिस अधिक होता है, क्या बोल दिया, कम होता है। और इस तरह से जो है ये हार्ड वाला जो है मैग्नेट, इसका इस्तेमाल परमानेंट मैग्नेट के रूप में किया जाता है। तो ये वीडियो आपका जो क्लास चैप्टर नंबर शायद 5 है और उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपके एक एक क्वेश्चन जो आप बना रहे होंगे MCQ, उसमें आपको ये क्लियरली बन रहा होगा, क्योंकि हमने जो थ्योरी आपको दिया है वो पूरी कंसेप्ट के साथ फटाफट तरीके से कम टाइम में हमने कहा कि आपके पूरे फिज़िक्स को, आपके जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है उस टर्म के एग्जामिनेशन से पहले तक हम आपको पूरी फिज़िक्स को रिवाइज कराएंगे जो वॉल्यूम 1 में आ रहा है। और अब हम लोग जो 5 चैप्टर्स जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगले चैप्टर्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन। कुछ यहाँ पर एक टॉपिक और है जिसको डिस्कस करके ख़त्म कर लें, और वो टॉपिक है यहाँ पर बोर मैग्नेटॉन। ये नाम आपने सुना होगा। यानी कि यहाँ पर किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है, किसी भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का पता करना है, तो उसे हम यहाँ पर बोर मैग्नेटॉन के रूप में ले रहे हैं। और यहाँ पर आप पता है कि ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और चारों तरफ जो घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है स्टूडेंट्स, तो वो एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और ये जब रिवॉल्व यानी मोशन में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो हम इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से घूम रहा है तो कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट होगा। और इलेक्ट्रिक करंट जो आई है वो यहाँ पर E/T होगा, क्योंकि एक बार जब ये घूमेगा तो उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड T के रूप में यहाँ पर आपको शो किया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/T। तो T यहाँ जो दिख रहा है वो है 2π/ओमेगा। देन I इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, I वाली इक्वेशन में T को वैल्यू को पुट करेंगे तो E/2π/ओमेगा दिखेगा। ओमेगा को ऊपर भेजेंगे तो E/2π, यानी इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, वो यहाँ पर E/2π दिख रहा है। हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट की बात करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट स्टूडेंट M बराबर I/A होता है। A जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो IA जो है यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब I जो है वो यहाँ पर दिख रहा है EW/2π और इंटू A, यही है मैग्नेटिक मोमेंट। यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट का डायरेक्शन ये है I, और इधर जो डायरेक्शन है वो ये। अगर इस तरफ घूम रहा है तो यहाँ पर साउथ पोल बनता है, और इस तरफ करंट अगर जा रहा है तो ये नॉर्थ। तो कहीं पर भी करंट के फ्लो करने की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से, यहाँ पे अपर फेस पे साउथ और लोअर फेस पे नॉर्थ जो है पोल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी एटम जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और वो जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है वो ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से एक साउथ और नॉर्थ पोल जब बनेगा तो उसका जो नेचर होगा वो एक मैग्नेट की तरह होगा, और उसमें वो प्रॉपर्टी होगा जिसको मैग्नेटिक हम लोग डायपोल मोमेंट को यहाँ पर उसका देखेंगे। और वो डायपोल मोमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि E/2π इंटू A है। स्टूडेंट्स, अगर A क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसके डिस्टेंस को, यानी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसके सेंटर से अगर हम लोग डिस्टेंस R ले लेते हैं तो इसका एरिया जो है वो πr² होगा। तो अब हम दूसरे रूप में इसको I को लिख सकते हैं IA जो यहाँ पर है, तो I तो हो गया E/2π और A को πr²। पाई से पाई कैंसिल, क्या दिख रहा है स्टूडेंट आपको E/2r²। तो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट का अलग अलग जो है वो रूप दिखता जाएगा। लेकिन हम लोग जो बोर मैग्नेटॉन है उसकी बात करेंगे, और वो बोर मैग्नेटॉन क्या है, एक जो वैल्यू है उसको वहाँ तक हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बोर मैग्नेटॉन किस एक्सप्रेशन को कह रहे हैं उसकी बात हम लोग करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक मोमेंट है, क्या है स्टूडेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। किसकी वजह से, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर हम लोग बात करें किसकी बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जानिएगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम को L से शो करते हैं, और ये वेक्टर है, और जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उसमें हमेशा एक एंगुलर मोमेंटम भी शो करेगा। और वो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर जो फार्मूला है L = वो है m⍵²r। ω/r², यहाँ पर r² है, यहाँ ω/r² है। तो हम लोग इसी
एल को उस रूप में वहाँ पर पुट करेंगे तो स्टूडेंट क्या दिख जाएगा, ज़रा सा यहाँ पर आप गौर करिए और कैसे हम लोग यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को शो करेंगे। तो पहली बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिट पे घूमता है, जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, उस स्टेशनरी ऑर्बिट का एंगुलर जो मोमेंटम होता है वो यहाँ पर NH/2π के रूप में होता है। तो L इज इक्वल टू हम लोग NH/2π कहेंगे। n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो हम इस तरह से किसी इलेक्ट्रॉन के स्टेशनरी ऑर्बिट पे घूमने पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH/2π है और यहाँ पर जो एक वैल्यू आ रहा है वो m⍵²r है। तो क्या हम इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इसको पहले हम लोग रिलेट कर देते हैं और तब जाके इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो देखते हैं क्या, वो यहाँ पर चेकआउट करिए क्या आएगा स्टूडेंट। तो m⍵²r है यहाँ पर, या शायद m⍵r² है। ये थोड़ा सा यहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है। m⍵r² है। तो m⍵r² इज इक्वल टू NH/2π। दिख रहा है स्टूडेंट। और अब यहाँ पर ⍵r² है, यहाँ पे m को आप उधर भेज दीजिए। m⍵r² इज इक्वल टू m कहाँ जाएगा, यहाँ। तो NH/2πm याद रखिएगा ये इक्वेशन। और इस इक्वेशन को ⍵r² को इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो a मान लेते हैं इसको और a में जो है हम उस इक्वेशन को यहाँ पे डालने वाले हैं। तो m बराबर m इज इक्वल टू E/2, देख रहे हैं आप, E/2 और ⍵r² को ये वाला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो NH/2πm हो क्या जा रहा है, NHE/4πm। स्टूडेंट m इज इक्वल टू, जिसको एंगुलर हम लोग यहाँ पर m जो है वो डायपोल मोमेंट है और इस डायपोल मोमेंट को NHE/4πm के रूप में लिख रहे हैं और यहाँ पर n को जो है बाहर कर देते हैं और ये जो वैल्यू है He/4πm, इसी को हम लोग बोर मैग्नेटॉन के नाम से जाना जाता है या G/n के रूप में। तो G जो है इसी को हम बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। तो बोर मैग्नेटॉन का हो सकता है फॉर्मूला पूछे तो G इज इक्वल टू He/4πm। ठीक है, तो उम्मीद है आप यहाँ पर इसको आप समझ गए। तो EH/4πm का अगर वैल्यू भी अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 9.27 × 10⁻⁻24, यानी अगर G का जो वैल्यू दे रहे हैं स्टूडेंट वो है EH/4πm, इसी को हम लोग ऐसे लिख दिया। और सबका वैल्यू जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो मालूम है, प्लैंक्स कांस्टेंट H है वो आपको पता है। तो अगर m जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी अगर पुट करते हैं तो सबके वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाता है स्टूडेंट वो यहाँ पर आता है, याद रखिएगा, 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर/मीटर²। ये किसकी वैल्यू बात कर रहे हैं हम लोग, बोर मैग्नेटॉन का। ठीक है, वो बोर मैग्नेटॉन ही यहाँ पर आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से जो डायपोल बन रहा है, मैग्नेटिक डायपोल का क्रिएशन हो रहा है, उस क्रिएशन का जो बोर मैग्नेटॉन हम लोग कह रहे हैं, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही हम लोग कह रहे हैं। तो उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर 9.27 × 10⁻⁻24
एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। बाकी अगले चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ने जा रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, वो होगा EMI, जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो है AC। तो 2 चैप्टर अब हम आपको यहाँ पर गाइड करेंगे, यानी आपको पढ़ना है और आपके फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस होगा वो पूरा हो जाएगा। कुछ जो है हम आपके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेकर आएंगे जो MCQ का क्वेश्चन होगा और आप उसको बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अब जो है क्वेश्चंस जो बना रहे होंगे आप अपने घर पे, वो बन रहा होगा। और हम लोग जो क्वेश्चन लेकर के आएंगे अगले 1-2 दिन में MCQ टाइप क्वेश्चंस जो आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा, सेम वो क्वेश्चंस हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप रिवाइज करें, पढ़ें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।